बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी में यूनिट नंबर 16 हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसमें टॉपिक स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर मींस कंजर्वेशन ऑफ नेचर मींस कंजर्वेशन ऑफ natural resources, conservation of natural resources, natural resources को कंजर्व करना। natural resources में आप देखें कहीं पे आपके पास अल्लाह के दिया हुई हवा हमारे पास प्रेजेंट है, कहीं पे आप देखें आपके पास फॉसिल फ्यूल जो है ये भी प्रेजेंट है। फर्दर ऑन आप चीजें इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जिसको आपने क्या करना है, कंजर्व करना है। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसकी टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास है, इनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेटे कौन से हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? रिन्यू नाम से जाहिर है जो फिर से रिन्यू हो जाए, फिर से यूज हो जाए, जो रिप्लेनिश ना हो, डिप्लीट ना हो, फिर से इस्तेमाल हो सकते हो, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हम कहते हैं द रिसोर्सेज which are not depleted after use। ये बेटे डिप्लीट नहीं होते इस्तेमाल के बाद, बल्कि फिर से काम आ जाते हैं। इन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेटे इनको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। बेटे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल हम लिख देते हैं यहां पर हम लिख देते हैं इनके बेटे। तो देखते हैं इनकी एग्जांपल में आपके ऊपर मैंने लिखा है यहां पे एयर इज आल्सो रिन्यूएबल रिसोर्स। ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, बार बार हम सांस ले रहे हैं, फिर इसी आवाज दोबारा हम सांस ले रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज खास नहीं आता, फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरे रिसोर्स का नाम है, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेटे कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये नाम से जाहिर है ये नॉन रिन्यूएबल है, जिसको फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो लिखेंगे इसमें द रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज which are not replenished once after depleted। डिप्लीट होने के बाद फिर से रिप्लेनिश नहीं हो सकते, फिर से काबिल इस्तेमाल नहीं होते, तो उनको क्या कहते हैं जनाब? आफ्टर डिप्लीटेड कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं भाई हम? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम हम इनको देते हैं। क्या देते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। बेटे इनकी एग्जांपल इन शॉर्ट में लिख देता हूं। इसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। तो जरा देखिए इनको हम आगे यूज कैसे करते हैं या इनको हम बचाते किस तरह से हैं। तो इनके लिए बेटे हम यूज करते हैं कंजर्वेशन के लिए, इसको हम कहते हैं 3R प्रिंसिपल। 3R प्रिंसिपल क्या कहते हैं इसको? 3R प्रिंसिपल।
बेटे 3R प्रिंसिपल में हमने देना है इसमें R1, फिर हमें देना है R2, फिर देना है R3 और फिर नया हम लेके आए हैं यहां पर R4। R1 में हमने लिखना है इसमें रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है चीजों का इस्तेमाल कम कर देना, और R2 का मतलब होता है रीयूज, चीजों को फिर से इस्तेमाल करना, चीजों को फिर से इस्तेमाल करना, और R3 का मतलब होता है रीसाइकल, और R4 का मतलब होता है रीफॉरेस्ट। R4 का मतलब होता है रीफॉरेस्ट। अब जरा देखना है, हमने इसको चेक करना है बेटे। रिड्यूस, यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, use of non-renewable resources become less, इसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए, इनका इस्तेमाल कम कर दिया जाए, खास तौर पे नॉन रिन्यूएबल का। इसी तरह आप देखें कि आप इस्तेमाल करते हैं लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट भी कहते हैं हम इसको। अगर आप इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, फैन हैं, एक्स्ट्रा नो, इन शॉर्ट वर्ड लिखना यूज कर रहा हूं, एक्स्ट्रा नो, एक्स्ट्रा अगर चल रहे हैं तो उसको आप क्लोज कर दें, बंद कर दें, उसका इस्तेमाल ना करें ताकि बिजली जो है वो जाए ना हो। इसी तरह आपके पास हम वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो हम बुकेट का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ शावर। मग का इस्तेमाल करें, जितना पानी हमारे इस्तेमाल में आता है जरूरी उसी को जब इस्तेमाल करें, खामखा में टैप चलती ना रहे, पानी जाए ना हो, पानी जाए ना हो। इसी तरह एक और लिखते हैं, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बेटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट। इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट से पर्टिकुलरली मुराद है कार्स। इनकी बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दूसरा, इन चीजों का इस्तेमाल कम करके भी हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास है R2, जिसको कहते हैं बेटे रीयूज, फिर से इस्तेमाल करना। यूज थिंग्स अगेन यूज, टू कंजर्व नेचर को कंजर्व करने के लिए चीजों का इस्तेमाल फिर से करना चाहिए अगर हो सकती है तो। मिसाल के तौर पर आपके पास प्लास्टिक बैग, ग्लास, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम फिर से फिर इस्तेमाल में ला सकते हैं, इनका इस्तेमाल दोबारा से किया जा सकता है, इसीलिए इनको हमने कहा रीयूज। यानी एक दफा इनको इस्तेमाल करने के बाद आप फेंके मत,
फिर से दूसरे लोग भी इसको इस्तेमाल कर ले, ताकि जो है पोल्यूशन में कूड़ा करकट भी ना फैले, पोल्यूशन से बच जाए और चीजों का इस्तेमाल भी हो सके। इस तरह रिसाइकल, इसमें हम लिखते हैं आफ्टर यूज, एक दफा इस्तेमाल करने के बाद, एक दफा इस्तेमाल करने के बाद थिंग्स आर रिसाइकल, इनको रिसाइकल कर लिया जाता है। फॉर अगेन यूज, फॉर अगेन यूज, फिर से इस्तेमाल करने के लिए। बेटे इनकी एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, जैसे पेपर है आपके पास, प्लास्टिक थिंग्स हैं, ग्लास की थिंग्स हैं, इनको हम फिर से फैक्ट्री में भेज देते हैं। अगर यूज चीजें हैं, टूटी हुई चीजें हैं, फिर से ये मोल्ड होकर नई चीजें बन के आ जाती हैं। बेशक उनकी क्वालिटी कम होती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था पेपर, नया पेपर अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का पेपर मिल जाता है। फिर लो क्वालिटी का अखबार का पेपर है जिसके ऊपर इंक फैलना शुरू हो जाती है, ये पेपर बार बार रिसाइकल होकर आया हुआ होता है। रीफॉरेस्ट में अगेन प्लांटिंग, अगेन प्लांटिंग आफ्टर डिफॉरेस्टेशन, आफ्टर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के बाद फिर से फॉरेस्ट लगाना, इसको क्या कहते हैं बेटे? रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीफॉरेस्ट, री मतलब अगेन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लगाना, फिर से फॉरेस्ट लगाना, इसको क्या कहते हैं? रीफॉरेस्टेशन। बेटे अगर जंगलात ज्यादा होंगे, दोबारा लगाए जाएंगे, तो हमारा माहौल जो है वो क्या होगा? साफ होगा। एटमॉस्फेयर क्लीनर होते हैं, इनको एटमॉस्फेयर क्लीनर भी कहते हैं। हमारे माहौल को बेहतरीन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, ऑक्सीजन को इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बेहतरीन जो है वो हो जाता है। ये हमारे पास टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरा टॉपिक है हमारे पास आगाही देनी है आपको किसके बारे में? इसको हम कहते हैं बेटे डेंगू फीवर। आजकल सीजन है डेंगू फीवर का। शायद घर में आसपास कहीं आपको मॉस्किटोस, सांप से वास्ता पड़ता हो, तो इस बीमारी के फैलने का खदशा आजकल ज्यादा है। तो इससे हम किस तरह बच सकते हैं, ये आज हम इंशाल्लाह जो स्टडी करते हैं। डेंगू फीवर, डेंगू फीवर जो है ये एक वायरल डिजीज है या वायरल इन्फेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि डेंगू फीवर जो है वायरस से फैलता है, किसी एक वायरस से फैलता है। डेंगू जो है ये एक खुद वायरस का नाम है, इसको डेंगू वायरस कहते हैं। तो ये बीमारी जो है फैलती है, स्प्रेड किन इलाकों में आई है? स्प्रेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, इसमें इंक्लूडेड आप कर सकते हैं, इंक्लूडेड पाकिस्तान। इसमें बेटे पाकिस्तान भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी ये बीमारी आ चुकी है, इंक्लूडेड पाकिस्तान। तो इन्होंने बताया तकरीबन हमारे पास 50 मिलियन पीपल सफर इन, शिकार हो गए, सफर इन डेंगू फीवर एवरी ईयर। ये WHO का हमारे पास डाटा है, तो किताब में लिखा है हर साल 50 मिलियन तकरीबन लोग जो है इसमें
इनका खर्चा है इनको ये बीमारी हो सकती है। 2.5 मिलियन पीपल जो है एट रिस्क पर है। 50 मिलियन जो है हर साल इसका शिकार हो रहे हैं इन तमाम कंट्रीज में, ट्रॉपिकल कंट्रीज में, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में। इन सब का डाटा जो है वो 50 मिलियन पीपल जो है वो हो रहे हैं। तो काज क्या है, काज क्या है, काज इसकी है, इसको हम कहते हैं डेंगू वायरस। ये एक वायरस है जो इसकी वजह जो है वो होता है। तो ये डायरेक्ट नहीं आता, ये एक वेक्टर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पे लिखता हूं इसको वेक्टर। ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, ये बायो वाला वेक्टर है। इसका मतलब होता है कैरियर जो ट्रांसमिट करता है इस वायरस को। इसको कहते हैं जनाब, इसका नाम है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी इस वायरस का नाम है, मॉस्किटो का नाम है। ये हम कहते हैं इसको जनाब हमेशा फीमेल जो है कैरियर होता है, ये फीमेल मॉस्किटो कहलाता है। फीमेल मॉस्किटो है एडिस इजिप्टी जो कैरी करता है डेंगू वायरस को। और पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ पेशेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। किस तरह से काम करता है ये पहले तरीकाकार हम इसकी देख लेते हैं। यहां मैं वर्ड लिख देता हूं, इसको कहते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म या आप इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं। हम कहते हैं व्हेन फीमेल it is Egypti बाइट करता है डेंगू पेशेंट को, then they blood with dengue virus and then bite a healthy person, फिर जब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटता है एंड ट्रांसमिट, और उसके अंदर ट्रांसमिट कर देता है। बेटे किसको ट्रांसमिट कर देता है, वायरस को। किसको ट्रांसमिट करता है, वायरस को ट्रांसमिट करता है। अब ये वायरस, बेटे ये वायरस अटैक करेगा, किन पर अटैक करेगा, हम कहते हैं WBCs पर अटैक करेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करेगा, रहेगा दुनिया के अंदर एंड रिप्रोड्यूस देयर, वहीं रिप्रोड्यूस होगा, देन डिस्ट्रॉय करेगा व्हाइट ब्लड सेल्स को, डिस्ट्रॉय करेगा एंड डिस्टर्ब हो जाएगी अब आपकी इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी को क्या कर दिया इसने, डिस्टर्ब कर दिया, ये डिस्ट्रॉय कर दिया, यूं भी कह सकते हैं। और एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन लेस हो जाएगी। तो फिर सिम्टम्स आएंगे, बेटा। सिम्टम में आप बताएंगे बेटा हेडेक, सर दर्द होना, severe pain in muscles and
joints, pain behind eyes, आईज के पीछे वाली साइड में, यहां पर पीछे साइड पे आपको महसूस होता है, इनमें पेन का होना, रैशेस पड़ना, हाई फीवर, तेज बुखार का आना। फर्दर ये आम है हमारे पास जो है, जो महसूस में आएगा हम कहते हैं उसको, यहां लिखा आता है ब्लीडिंग होना। अब ब्लीडिंग कहां से होगी? गम्स मसूड़ों से होगी, अंडर स्किन भी हो सकती है। ब्लीडिंग इन गम्स एंड अंडर स्किन, अंडर स्किन, स्किन के अंडर में आई ब्लीडिंग का अमल जो होता है, ये सिम्टम्स हैं। ये ब्लीडिंग क्यों होगी? ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो टाइप्स लिखते हैं यहां पर, इनकी कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ वायरसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस, 4 टाइप्स हैं। अब जरा देख ले, आपने आजकल जो बीमारी आई हुई है इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से एक वायरस से अगर इम्यूनिटी पैदा हो जाए, अगर एक वायरस से इम्यूनिटी मिल जाती है बॉडी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 3 से भी आप प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा नहीं हो सकेगा। एक से प्रोटेक्शन है तो एक ही इसका मतलब प्रोटेक्टेड है। तो इम्यूनिटी अगेंस्ट वन, एक के खिलाफ इम्यूनिटी अगर प्रोड्यूस हो गई है, इट डजंट मीन इम्यूनिटी other three टाइप्स। अब ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं DHF। DHF का मतलब होता है डेंगू, हेमरेज, डेंगू हेमरेज फीवर। डेंगू हेमरेज फीवर में ब्लीडिंग प्रोसेस होगा, और DSS इसको कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें ब्लड प्रेशर बिकम लो, या आप कह सकते हैं फॉल एट डेंजरस लेवल तक गिर जाता है। ब्लीडिंग के साथ साथ आप यहां लिख सकते हैं फीवर, हाई फीवर भी होगा, पेन भी होगा मसल में, जॉइंट्स में, ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। डेंगू हेमरेज फीवर के अंदर जो है आप डाल सकते हैं। दूसरा DSS क्या चीज है? डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें ब्लड प्रेशर डेंजरस लेवल तक गिर जाता है, जिससे बंदे की डेथ होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो इनमें आपने प्लेटलेट्स को इंक्रीज करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब फर्दर इसका कंट्रोल आपने बताना है। कंट्रोल का मतलब होता है, कंट्रोल का मतलब है कि आपने कंट्रोल करना है, कंट्रोल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो, उसके तरीके आप सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड का असर ज्यादा इन पे नहीं होता, पानी खड़ा होने से बचाया जाए, कंटेनर्स के अंदर, टायर्स के अंदर सफाई सुथरा हाइजीनिक मेजर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि इसकी प्रोडक्शन से बचा जा सके। ठीक हो गया बेटा, आज हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।